नमस्कार, मैं शुभजीत आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है BIS प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम या फिर BIS कॉन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम के रिलेटेड कि कैसे लाइसेंस का रिन्यूअल कराना है। लाइसेंस रिन्यूअल इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट काम नहीं है, लेकिन कभी कभी इजी काम में ही गलतियाँ हो जाती है। आज के वीडियो खास करके BIS लाइसेंस होल्डर के लिए है। ये वीडियो को आप जितना भी लाइसेंसी है या BIS के लाइसेंस होल्डर है अच्छा से देखें। आशा करते हैं कि इसे देखने के बाद आपको लाइसेंस रिन्यूअल कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में मैं एकदम सिंपल और शॉर्ट तरीके से रिन्यूअल प्रोसेस को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और ये वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। तो देखिए, जैसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, इधर में मैंने manakonline.in में खोला है। manakonline.in हम लोग का जो साइट है manakonline.in, इसमें जाके आपको लॉगिन करना है। अच्छा, इसमें मैं पहले आपको कुछ एक नोट बोल देता हूँ कि मुझे जब रिन्यूअल के बारे में कुछ क्वेरी आता है तो 3 पॉइंट मेरे पास ज़्यादा आता है, 3 क्वेरी ज़्यादा आता है 3 चीज़ लेके। तो पहला जो है वो है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। ये मतलब क्या होता है कि ऐसे तो नॉर्मली manakonline ज़्यादा कोई एक साल में 10 बार 20 बार कोई यूज़ नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार या 2 बार यूज़ होता है, तो याद नहीं रहता है। समझे, कहीं पे नोट करके रखा हो, नहीं तो किसी ने बनाया हो, कंपनी छोड़ के चला गया हो, तो जैसे भी हो मतलब वो याद नहीं रहता या गुम हो जाता है, कुछ भी होता है। तो क्या करते हैं आप लोग, गलत पासवर्ड डालते रहते हैं, तो बाद में लॉक हो जाता है। तो ये मत कीजिए आप लोग। तो इससे अच्छा है कि आप manakonline, जैसे मैंने ये खोला manakonline.in, आप कॉन्फर्मिटी असेसमेंट manakonline इसमें क्लिक कर दीजिए। इसमें जाके आपको लॉगिन नज़र में आ रहा है तो लॉगिन में क्लिक कर दीजिए। इसमें आप फॉरगॉट पासवर्ड कर दीजिए। करके आपको ईमेल आईडी और यूज़र नेम देना है, मतलब और है, ईमेल दे सकते हैं, नहीं तो यूज़र नेम दे सकते हैं। ये हो गया। समझिए ये भी आपको याद नहीं है तो डायरेक्ट आप BIS से संपर्क कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए BIS को कि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। बार बार अगर आप गलत डालेंगे तो आपका वो ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही खबर दे दीजिए। तो ये एक चीज़ हो गया। अच्छा, दूसरा जो है वो है आपका मार्किंग फ़ी के बारे में। मतलब BIS में जो आपका एनुअल जो एक मिनिमम मार्किंग फ़ी देना पड़ता है, तो बहुत टाइम वो मिनिमम मार्किंग फ़ी चेंज होता जाता है। तो और फार्म को भी उसके बारे में उतना पता नहीं होता है कि मेरा मार्किंग फ़ी कितना था। समझिए, पुराना फाइल वो देखा नहीं हो, नहीं तो बाहर में है, उसको जानना है अचानक से, तो क्या है। नहीं तो कभी कभी होता है कि समझिए उसका फैक्ट्री एड्रेस और ऑफिस एड्रेस अलग अलग है। मान लीजिए मेरा गुवाहाटी में ब्रांच है, तो गुवाहाटी में किसी का फैक्ट्री है और उसका ऑफिस है कोलकाता में। तो उनको कोलकाता में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बोलना है कि इतना मार्किंग फ़ी है, तो कहाँ से बोलेंगे, उसको मालूम ही नहीं है कि कितना मार्किंग फ़ी है या क्या चेंज हुआ है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, सिंपली आप manakonline में जाइए, जाके कॉन्फर्मिटी असेसमेंट manakonline इसको क्लिक कर दीजिए। इसमें देखिए बहुत सारा इधर में टैब आ गया। लास्ट में एक टैब है सर्च लाइसेंस, इसको क्लिक कर दीजिए। ये करने से देखिए आपको 1 2 3 4 करके बहुत सारा है। इसमें आप बहुत कुछ देख सकते हैं, कितना लाइसेंस है, लाइसेंस कितना कैंसिल एक्सपायर हुआ, स्टेटस क्या है लाइसेंस का, मतलब ऑल ओवर इंडिया में। और एक है ये मार्किंग फ़ी। अब मार्किंग फ़ी को आप क्लिक कर दीजिए। इसमें देखिए IS नंबर मांग रहा है कि एक IS का मार्किंग फ़ी कितना है। समझिए मुझे पानी का मार्किंग फ़ी देखना है, तो 14543 ये मैंने मार दिया। देखिए इधर में आ गया पानी का मिनिमम मार्किंग फ़ी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर MSME इंडस्ट्री जो बोलते हैं, उसका है 1,02,400 और लार्ज स्केल में इसका है 1,28,000। ये मिनिमम मार्किंग फ़ी है। इसके बाद आपका आ जाता है कि पर यूनिट रेट कितना है। भी तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग मार्किंग फ़ी होता है, अलग अलग उसका यूनिट होता है। जैसे पानी का हो गया आपका लीटर में, 1000 लीटर उसका यूनिट है। प्लाईवुड के केस में उसका स्क्वायर मीटर होता है, सीमेंट में उसका टन होता है, फिर आपका ट्रांसफार्मर केवी होता है। तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग यूनिट होता है, अलग अलग मार्किंग फ़ी होता है। तो उसके बेसिस में मार्किंग फ़ी भी फिक्स्ड होता है। जैसे आपका 6000 यूनिट के मतलब पहला 6000 यूनिट के लिए पानी में 20 रुपीज़ है पर यूनिट। उसके बाद जब नेक्स्ट 4000 यूनिट है उसके लिए वो 5 रुपये कम होकर 15 रुपीज़ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो यूनिट होगा उसके लिए 5 रुपये कम कर 10 रुपये होगा। तो ऐसा करके होता है। तो इसके बाद तो इसमें आपको मालूम चल रहा है कि आपको कितना मार्किंग फ़ी देना है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं आपका प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन देख के।
तो ये दो ज़्यादा हमको प्रॉब्लम दिखाई देता है, मतलब ज़्यादा क्वेरी आता है ये दो चीज़ लेके। और तीसरा है जो मेन जो क्वेरी आता है ये है आपका रॉन्ग सी ए सर्टिफिकेट। मतलब कोई बोल रहा है कि मैंने सी ए सर्टिफिकेट बना लिया, लेकिन सिस्टम में जब मैंने लॉगिन किया मुझे दिखा रहा है कि दूसरा पीरियड का ये डालने बोल रहा है, दूसरा पीरियड का मुझे प्रोडक्शन फिगर डालने बोल रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ जाए तो उसको बार फिर से सी ए के पास जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा, जब ये वीडियो आगे जाएगा आपको दिखाई देगा कैसे कैसे ये इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए फिर से अब अभी हम जा रहे हैं। ये मेरा जैसे मैंने पहले आपको बोल दिया था कैसे लॉगिन करना है, मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये भी है manakonline.in में आप अंदर आए हैं। इसमें आप कॉन्फर्मिटी असेसमेंट मानक ऑनलाइन, इसमें क्लिक कर दीजिए। अभी इधर में आपको लॉगिन नज़र में आ रहा है, तो लॉगिन करने से आपका ये पेज आ जाएगा। इसमें आप अभी मैं कैप्चा दे रहा हूँ। देखिए ये लॉगिन करने के बाद ऐसे आ गया आपका प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, हॉलमार्किंग, MSCD, FMCS। तो ये सब देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। तो इनमें जैसे जिसके नाम से रजिस्टर है उसका नाम आ जाएगा। फिर आपको इतना सारा ऑप्शन है, इसमें से आपको ऑपरेटिव लाइसेंस में जाना है। इसमें देखिए इनका जैसे 3 लाइसेंस है तो 3 दिखा रहा है आपका, अगर एक है तो एक, किसी का 10 है तो 10 दिखा, जो भी है जिसका जितना है उतना दिखाएगा। तो मैं इसमें व्यू में क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए जो प्रोडक्ट का रिन्यूअल का टाइम आ गया उसका इधर में रेड कलर में आपको शो करना शुरू करेगा, अप्लाई फॉर रिन्यूअल बोल के। समझिए इसका वैलिडिटी डेट है 15 to 21, तो इनको 3 महीने पहले से ये दिखाना शुरू कर दिया। जिसका जब वैलिडिटी होगा उसका बिफोर 3 मंथ उसका अप्लाई फॉर रिन्यूअल ये टैब आना शुरू कर देगा। तो इसमें आपको क्लिक करना है। अभी देखिए इसमें क्या आ गया, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ये नेक्स्ट ही क्लिक करना है। अभी जो मैं पॉइंट मैंने पहले आपको बोला था कि आप लोग रॉन्ग सी ए सर्टिफिकेट बना लेते हैं, गलत सी ए सर्टिफिकेट आप लोग बना लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि मैं आपका प्रोडक्शन फिगर के साथ ये मैच नहीं, सिस्टम का प्रोडक्शन फिगर मैच नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे आप ये प्रॉब्लम को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं है, सिंपली इधर में देखिए आपको ऐड रिटर्न और नेक्स्ट बोल के मिल रहा है। अब पहले नेक्स्ट को क्लिक कर लीजिए। तो इसमें देखिए आपको दिखाई देगा कि आपको कब से कब तक का प्रोडक्शन रिटर्न इसमें भरना है। तो इसमें इनको जैसे देखिए आपको December 19 to November 20 तक इनको भरना है। तो ये पीरियड का ये सी ए सर्टिफिकेट बनाएंगे। इसमें और एक चीज़ है, जैसे समझिए आपका आपने लास्ट ईयर में आपका आपने डेटा डाल दिया 15 जनवरी 2020 से 14 जनवरी 2021। नेक्स्ट टाइम में आप कोशिश करेंगे 15 नॉर्मली जो होता है से लेके 14। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम इधर में आएगा कि समझिए आपने लास्ट ईयर में 14/1/2021 मतलब 14 जनवरी 2021 तक आपने डेटा डाल दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब 15 जनवरी से डालने जाएंगे तो सिस्टम आपको डालने नहीं देगा, वो आपको दिखाएगा कि आपका ऑलरेडी जनवरी का डाटा सिस्टम में सेव है, क्योंकि सिस्टम में आपका मंथ वाइज डेटा सेव होता है, नॉट डेट वाइज। तो आपको अगर करना है ये में आप 31 तक ही कर लीजिए, तब जाके ठीक होगा। नहीं तो आपको इधर में दिसंबर तक करना है, जनवरी को पूरा नेक्स्ट रिन्यूअल में दिखा देना है। अब 20-20 का कर नहीं सकते, 20-20 करने से आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। उसमें अगर सिस्टम में दिखा रहा है आपको जनवरी तक देना है तो पूरा जनवरी का भर दीजिए। तो जैसे देखिए मैं एक दिखा देता हूँ आपको। समझिए इन्होंने 10 टन प्रोड्यूस किया, इनका सीएल में भी 10 टन है, इनका प्राइस था, इसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो लिखा है। और ये जो कॉलम है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये समझिए कभी कभी देखा जाता है कि ये नहीं आता है तो आप पेज को रिफ्रेश करते रहिए। और एक चीज़ है कि आप ये जो काम है ये माना कॉलम का पूरा काम ही आप मोजिला फायरफॉक्स में कीजिए। इसमें लिखा भी कभी कभी होता है कि आप बेस्ट व्यूअर ऑन मोजिला फायरफॉक्स करके,
तो इसमें ही आप गूगल क्रोम में करने जाएंगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे देखिए मैंने ये भर लिया है, ये मैंने भर के ऐड रिटर्न क्लिक कर दिया, तो देखिए इनका नीचे में दिसंबर का डेटा आ गया। जैसे देखिए मैंने डाल दिया ऑलरेडी, दिसंबर 29 से नवंबर 2020 तक मैंने डाल दिया। और इसमें ऊपर में आपको देखिए मिलेगा दो चीज़, एक है ऐड व्यू कॉन्सर्न डिटेल्स और अपलोड कॉन्सर्न डिटेल्स। मतलब आपको आपका जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको आप सेल करते हैं उसका आपका डेटा भरना है, मतलब उसका पूरा डिटेल्स भरना है कि उसका नाम क्या है, उसका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी है उसका डालना है। मिनिमम एक डालना ही है, मैक्सिमम आपके मर्जी है। इसमें आप एक्सेल सीट में भी एक डाल सकते हैं, इसको खोल के आप इधर में डालिए एक्सेल सीट में बना के। इसमें डाउनलोड फॉर्मेट है, इसको फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप भर दीजिए, भर के सेम चीज़ आप इसमें अपलोड कर दीजिए। और नहीं तो आप इधर में ऐड करके इसमें आप भर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए, इसमें ओके कर दीजिए, ताकि आपका आ जाता है रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें आपको सिलेक्ट करना है आपको कितना साल के लिए रिन्यूअल कराना है। जैसे आपको 1 साल हो गया, नहीं तो आप मैक्सिमम 5 साल तक करा सकते हैं। उसके हिसाब से आपका एनुअल लाइसेंस फी भी बढ़ता जाएगा और मार्किंग फी बढ़ता जाएगा। तो नॉर्मली 1 साल का ही सब रिन्यूअल कराते हैं, तो 1 साल का लिए आप अप्लाई कीजिए। इस में आपका टोटल आ जाएगा। जैसे मैंने पूरा 10-10 करके डाला था, तो इसलिए 12 महीने का 10 × 12 करके 120 आ गया। तो ये आपका टोटल आ जाएगा। फिर आपका कितना इंडियन स्टैंडर्ड कॉन्फर्मिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कितना है वो भी आ जाएगा। फिर उसका वैल्यू टोटल कितना था वो टोटल में आ जाएगा। इसमें आपको कुछ का हाथ देना नहीं है। तो ये लार्ज स्केल, एक्चुअली जो मैंने जिसका लॉगिन किया है वो लार्ज स्केल यूनिट है, तो उसके हिसाब से उनका मार्किंग फी इतना आ जाता है। और इसमें आप कैसे इसका कैलकुलेट हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। इधर में इसमें पूरा कैलकुलेशन आ जाता है। तो ये देखने से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आपका मार्किंग फी कैसे कैलकुलेट हो रहा है। फिर इसमें आपको कुछ नहीं है, एक CA सर्टिफिकेट डालना है ब्राउज करके, जो मैंने पहले बोला था। ये CA का लेटर हेड में होगा। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मंथली प्रोडक्शन डिटेल अपलोडेड मस्ट बी ऑन CS लेटर हेड इन रिन्यूअल एप्लीकेशन। तो ये आप CA का लेटर हेड में बना लीजिए। जैसे इनको बनाना है दिसंबर 19 से नवंबर 20 तक, तो आपका जितना दिखाएगा आप उतने का CA सर्टिफिकेट बना के इसमें आप ब्राउज करके डाल दीजिए। करके आई एग्री करके आप नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने से आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला पेज आपका आ जाएगा जिसमें आपको एप्लीकेशन फी, ये एक्चुअली एप्लीकेंट के लिए है, आपका भी सेम टाइप पे रहेगा। इसमें आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन फ़ी 1000, एनुअल लाइसेंस फी 1000, फिर मिनिमम मार्किंग फ़ी इतना ये आ जाएगा। और आज के दिन में जैसे 31 मार्च 2021 तक जो मिनिमम MSME यूनिट है उनको 20% का रिबेट मिल रहा है ड्यू टू कोविड क्राइसिस। मतलब आपका जब समझिए 40,000 मार्किंग फ़ी है तो आपको 20% रिबेट मिलेगा, मतलब 8,000 आपका लेस होकर आपको 32,000 देना है। तो इसका मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन एग्जाम्पल बनाया हूँ कैसे वो कैलकुलेट होगा। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एनुअल लाइसेंस फी 1000 लिखा है, रिन्यूअल 1000 है, तो ये दोनों अमाउंट तो फिक्स है। और समझिए सपोज उसका एक्चुअल लाइसेंस फ़ी उसका 1 लाख है और उसका मिनिमम मार्किंग फ़ी है 40,000, तो उसको रिबेट मिलेगा 20%, मतलब मिनिमम मार्किंग पे, नॉट इन एक्चुअल मार्किंग फ़ी। रिबेट ऑफ 20% ऑन मिनिमम मार्किंग फ़ी, तो उसको 40,000 के ऊपर 20% रिबेट मिलेगा, मतलब 8,000 का रिबेट मिलेगा। तो उनको इतना देना पड़ेगा। इतना आ जाएगा उनका। और समझिए उनका मिनिमम के अंदर है तो उनको मिनिमम ही देना है, तब उनको इतना देना है। तो ये थोड़ा आप पॉज करके वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, कुछ नहीं है। और ये आपको उतना सोचने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये सिस्टम में ऑलरेडी आ जाएगा। तो ये ओनली फॉर 31 मार्च 2021 तक अप टू ये वैलिड है। इसके बाद ये वैलिड हो, मतलब एक्सटेंड करेगा कि नहीं ये अभी तक के लिए मालूम नहीं। अभी तक जो है ये 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड है।
तो ये आपको पेमेंट कर देना। इसके बाद आपके तरफ से प्रोसेस ख़त्म। इसके बाद डीलिंग ऑफिसर आपका फ़ाइल को देखेंगे, आपका सीए सर्टिफिकेट के साथ आपका जो प्रोडक्शन आपने भरा है वो मिलाएंगे और आपका रिन्यूअल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो यही है बस, इसमें और कुछ इतना कुछ है नहीं। तो मैंने 2-3 चीज़ जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो चीज़ को मैंने बोल दिया है। तो यही तक आज ये वीडियो को और बड़ा करने का कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं है ये चीज़। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये देखने के बाद आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे जो लगता है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरा मेल आईडी रहेगा, आप उसमें मेल कीजिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इसमें कुछ पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि मिस आउट हो गया हो, मुझे अभी शायद इस मोमेंट में मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में याद है तो मैं पहले बाद में ऐड कर दूँगा। और तो ठीक है, आज इधर तक ही है, वीडियो को आज इधर में ही ख़त्म करते हैं।